अपनी आसपास नज़र डालें तो आपको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी ज़रूर नज़र आएंगी, और जहां टेक्नोलॉजी होगी वहां एक कंपनी का नाम ज़रूर होगा। हम बात कर रहे हैं दुनिया की नंबर 1 और मोस्ट वैल्यूएबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके बनाए हुए माइक्रोचिप्स आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट रिंग तक, घर की सफाई करते स्मार्ट क्लीनिंग रोबोट्स, दीवारों पर लगे स्मार्ट एसीज और स्मार्ट टीवीज, रोड्स पर चलती मुख्तलिफ कंपनीज की कार से लेकर मार्स की सतह पर मौजूद नासा के परसेवेरेंस रोवर तक, फिजा में उड़ते ड्रोन्स, F-35 फाइटर जेट्स, एयरप्लेन्स, और हमारी जमीन से 420 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और उससे भी तकरीबन 35,785 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तक, सब में TSMC के माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर, एडवांस्ड कंप्यूटर्स, हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स, गेमिंग कार्ड्स, नेटवर्किंग और AI प्रोसेसिंग, तकरीबन 528 कंपनीज के 11,800 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में आपको TSMC के माइक्रोचिप्स मिलेंगे। दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी ब्रांड्स जैसे एप्पल, एनवीडिया, AMD, सोनी और कई दूसरी कंपनीज अपने माइक्रोचिप्स के लिए TSMC पर डिपेंड करती है। TSMC के हाईली एडवांस्ड माइक्रोचिप्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए इंतहाई अहम है, जिनका इस्तेमाल ड्रोन्स, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और रडार इक्विपमेंट जैसे डिफेंस टूल्स में होता है। अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री इन एडवांस्ड माइक्रोचिप्स के लिए TSMC पर डिपेंड करती है, और यही वजह है कि US और चाइना के बीच इस कंपनी को लेकर टेंशन बढ़ रही है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी कैसे अपने एडवांस सेमीकंडक्टर नोड्स के जरिए दुनिया की हर इंडस्ट्री को बदल रही है, और समझने की कोशिश करेंगे TSMC का बिजनेस मॉडल। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जैसे सिलिकॉन, जो ना पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ना ही बिल्कुल रोकता है। ये एक मिडिल ग्राउंड प्रोवाइड करता है जहां ट्रांजिस्टर्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ट्रांजिस्टर, अगर आसान अल्फाज में कहा जाए, तो एक एम्पलीफायर और ऑन एंड ऑफ स्विच है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करने या रोकने का काम करता है। यूं तो सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट 1833 में ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अगर मॉडर्न सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो इसका क्रेडिट बेल लैब्स के 3 साइंटिस्ट को जाता है, जिन्होंने 1947 में पहला वर्किंग ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया। इनमें सबसे पहला नाम जॉन बर्डेन का आता है, जो 2 बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीतने वाले वाइट साइंटिस्ट है। दूसरे नंबर पर विलियम शॉकली का नाम लिया जाता है, और तीसरे वॉल्टर ब्रेटेन, जिन्होंने पहला वर्किंग ट्रांजिस्टर प्रैक्टिकली असेंबल किया। ये फोटो 1947 के पहले ट्रांजिस्टर की है। दिखने में आज के ट्रांजिस्टर से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसी ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जब ट्रांजिस्टर को सेमीकंडक्टर मटेरियल पर इंस्टॉल किया गया तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक नया दौर शुरू हो गया। 1954 तक एक सेमीकंडक्टर चिप पर ट्रांजिस्टर्स की तादाद तकरीबन 10 से 20 तक पहुंच चुकी थी, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री, डिफेंस और नासा मिशंस के लिए हो रहा था। लेकिन 1955 में अमेरिका को समझ आ गया कि ये कोई आम इन्वेंशन नहीं, ये नए दौर का वाइट गोल्ड है। क्यों न इसे कमर्शियल मार्केट में लाकर पैसा कमाया जाए। इसी सोच के साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई गई और पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट TR-1 रेडियो लॉन्च कर दिया गया। 1958 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किया। एक छोटी सी चिप थी जिसमें कई ट्रांजिस्टर्स एक साथ काम करते थे। IC की इन्वेंशन ने टेक्नोलॉजी को न सिर्फ छोटा और तेज बनाया,
बल्कि उसे और एनर्जी एफिशिएंट भी बना दिया। 1969 में नासा ने इसी चिप को अपोलो 12 मिशन के अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC में शामिल किया, जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया ही बदल दी। आगे चलकर 1917 में पहली DRAM मेमोरी चिप लॉन्च हुई, जिससे कंप्यूटिंग की स्पीड और एफिशिएंसी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। एक साल बाद 1971 में इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 इंट्रोड्यूस किया। एक छोटी सी चिप थी जिसमें तकरीबन 2300 ट्रांजिस्टर्स मौजूद थे। इस नए इजाद ने कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन ये सब सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहा। सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। यूरोप भी इस दौर में आगे बढ़ रहा था, जहां जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स की टेक जायंट्स नए इनोवेशंस ला रहे थे। मगर सिर्फ यूरोप ही नहीं, एशिया भी पीछे नहीं रहा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का उभरता हुआ लीडर जापान भी इस रेस में शामिल हो चुका था। 1973 ऑयल क्राइसिस के बाद जब दुनिया इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सामना कर रही थी, जापान ने अपनी स्ट्रेटजी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर दी। NEC, तोशिबा और फुजित्सु जैसे टेक जायंट्स ने न सिर्फ रिसर्च और मास प्रोडक्शन पर फोकस किया, बल्कि हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव DRAM चिप डेवलप करनी शुरू की। ये चिप्स इतनी पावरफुल, एफिशिएंट और सस्ती थी कि धीरे धीरे जापान ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट पर कब्जा जमा लिया और कुछ ही अरसे में DRAM मार्केट का 80% शेयर अपने नाम कर लिया। ये सब अमेरिका और यूरोप के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। जापानीज चिप्स ने न सिर्फ अमेरिकन कंपनीज को पीछे छोड़ दिया, बल्कि उनकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कोलैप्स के किनारे ला खड़ा किया। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। इसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने जापानीज कंपनीज पर सख्त एक्शंस लिया, जिनमें ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और हेवी टैरिफ शामिल थे। ये पाबंदियां इतनी सख्त थी कि जापानीज कंपनीज के लिए अमेरिकन मार्केट में कॉम्पीट करना मुश्किल होता गया और कुछ ही अरसे में उनकी ग्लोबल डोमिनेंस गिरने लगी। जापान की गिरती हुई डोमिनेंस और सेमीकंडक्टर्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए ताइवान ने समझदारी दिखाई, एक नया रास्ता चुना। कॉम्पीट करने के बजाय सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस, ना अपना कोई प्रोडक्ट, न डिजाइन की फिक्र, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। ताइवान की गवर्नमेंट ने इस मिशन के लिए एक विजनरी लीडर मोरेस चेंग को चुना, एक ताइवानीज इंजीनियर जो अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अमेरिकन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में गुजार चुके थे। उन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसे टेक जायंट्स के साथ काम करते हुए इंडस्ट्री के हर पहलू को डीपली समझ लिया था और उन्हें पूरा यकीन था कि इस यूनिक बिजनेस मॉडल के पीछे ताइवान का फ्यूचर छुपा है। और यूं 1987 में ताइवान गवर्नमेंट ने एसेंचू साइंस पार्क में $220 मिलियन की लागत से दुनिया की पहली इंडिपेंडेंट सेमीकंडक्टर फाउंड्री की बुनियाद रखी। जब TSMC का पहला फैब एस्टेब्लिश हुआ तो ये सिर्फ एक नए बिजनेस मॉडल का आगाज नहीं था, बल्कि एक बड़ा रिस्क भी। दुनिया भर की सेमीकंडक्टर कंपनीज अपनी चिप खुद मैन्युफैक्चर करती थी। अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग किसी और फाउंड्री के हवाले करना उनके लिए एक नया और अनोखा तजुर्बा था। लेकिन मोरेस चेंग ने न सिर्फ इन रुकावटों का मुकाबला किया, बल्कि सिर्फ 3 साल में TSMC को इस मकाम तक पहुंचाया कि दुनिया भर की बड़ी कंपनीज इस पर भरोसा करने लगी। अपने सालों का तजुर्बा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सिर्फ एक फैब नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल डेवलप किया जो चिप डिजाइनिंग कंपनीज के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। अब इन कंपनीज पर हाई क्वालिटी चिप मैन्युफैक्चरिंग का दबाव खत्म हो चुका था। बिना अपना खुद का फैब इस्टेब्लिश किए वो सिर्फ अपनी प्रोडक्शन और इनोवेशन पर ध्यान देने लगी। 3 साल बाद यानी 1990 तक TSMC के पास 11 बड़े कस्टमर्स आ चुके थे, जिनमें टॉप 5 पर थे इंटेल, AMD, मोटरोला, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और फिलिप्स। ये वो कंपनीज थी जो पहले अपनी चिप्स खुद मैन्युफैक्चर करती थी, मगर अब TSMC पर रिलाय करने लगी थी। कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने और बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए TSMC ने 1990 से 1996 तक 3 फैब्स और इस्टेब्लिश किए। नए फैब्स पहली फैब्स के मुकाबले और भी एडवांस थे। 1997 में
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से TSMC को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट मिला और उसकी फंडिंग बढ़ गई, जिससे कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी को मजीद इंप्रूव किया। TSMC की कस्टमर लिस्ट में अब क्वालकॉम, एनवीडिया और ब्रॉडकॉम जैसे नए जायंट्स भी शामिल हो चुके थे और अब कस्टमर्स की तादाद 100 से भी ज़्यादा हो चुकी थी। 2000 का दौर TSMC के लिए एक नए दौर का आगाज था, क्योंकि हर गुजरते दिन दुनिया नए इन्वेंशंस देख रही थी और टेक्नोलॉजी अब हर घर में पहुंचने लगी थी। 2000 से पहले कार्स में चिप्स ना होने के बराबर थे, लेकिन 2000 के बाद ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज माइक्रोचिप्स के बगैर कार्स तैयार करने का सोच भी नहीं सकती थी। मोबाइल फोन स्मार्ट बनते जा रहे थे और सोशल मीडिया के आने से दुनिया अब मुख्तलिफ रंगों में बदल रही थी। नई कंपनीज नए इनोवेशंस के साथ मार्केट में कदम रख रही थी और अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए TSMC की तरफ देख रही थी। मॉरिस चेंग की लीडरशिप में TSMC ने न सिर्फ इन कंपनीज की डिमांड पूरी की, बल्कि अपनी ग्लोबल डोमेन को भी बरकरार रखा। आज TSMC दुनिया की नंबर 1 इंडिपेंडेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। अगर हम TSMC की मार्केट कैपिटलाइजेशन एक तरफ रख दें और बाकी कंपनीज की मार्केट कैप एक साथ दूसरी तरफ, तो TSMC के बराबर नहीं हो सकती। सालाना 16 मिलियन वेफर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ आज TSMC बिलियंस ऑफ माइक्रोचिप्स बनाकर दुनिया को प्रोड्यूस कर रही है। इतनी एडवांस्ड चिप्स और मास प्रोडक्शन की वजह से बाकी कंपनीज TSMC से कॉम्पीट करने का सोच भी नहीं सकती। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि 1971 में जब इंटेल ने अपनी पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप इंटेल 4004 लॉन्च की, तो उसमें सिर्फ 2300 ट्रांजिस्टर्स शामिल थे और आज AMD का Ryzen 9 9950 प्रोसेसर 16.63 बिलियन ट्रांजिस्टर्स के साथ आता है। सिर्फ 50 सालों में माइक्रोचिप्स ने ऐसी तरक्की की है जो किसी जमाने में सोची भी नहीं जा सकती थी। आज TSMC के ताइवान में 4 12 इंच वेफर फैब्स, 4 8 इंच फैब्स और एक 6 इंच फैब मौजूद है। इसके अलावा चाइना में भी एक 12 इंच और एक 6 इंच फैब TSMC के अंडर कंट्रोल चल रही है। अमेरिका में भी TSMC के 2 फैब्स, एक 12 इंच और एक 6 इंच काम कर रहे हैं, जबकि जापान में एक 12 इंच फैब जॉइंट वेंचर के जरिए ऑपरेट हो रहा है। इन फैब्स में 300 नैनोमीटर से लेकर 7 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर तक के माइक्रोचिप्स का मास प्रोडक्शन होता है। इन माइक्रोचिप्स की प्रोडक्शन से TSMC पूरी दुनिया को 70% माइक्रोचिप्स एक्सपोर्ट करता है। आज दुनिया की सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स का 92% सिर्फ TSMC के फैब्स में तैयार होता है, जबकि बाकी 8% सैमसंग प्रोवाइड करता है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 सालों में TSMC का रेवेन्यू काफी फ्लैक्चुएट किया। 2022 में TSMC का रेवेन्यू 71.31 बिलियन USD के बराबर था। 2023 में चिप रिस्ट्रिक्शंस और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से TSMC का रेवेन्यू 2022 के मुकाबले में कुछ कम होकर 67.5 बिलियन USD हो गया। मगर 2024 में AI चिप्स की डिमांड की वजह से TSMC का रेवेन्यू 90.2 बिलियन USD तक पहुंच गया, जो कि कंपनी के लिए एक नया रिकॉर्ड है। TSMC अपने टोटल रेवेन्यू का 25% एप्पल से कमाता है, जबकि 15 to 20% एनवीडिया से आता है। ब्रॉडकॉम और क्वालकॉम दोनों का हिस्सा लगभग 6% है। इसके अलावा मीडियाटेक, इंटेल, सोनी और कई दूसरी बड़ी टेक कंपनीज भी TSMC के क्लाइंट्स हैं, जो मिलकर TSMC के रेवेन्यू का बाकी हिस्सा बनाती है। अमेरिकन चिप रिस्ट्रिक्शन एक्ट से पहले चाइनीज कंपनीज जैसे कि हुआवे, शाओमी और ओप्पो भी TSMC के मेजर क्लाइंट्स में शामिल थे, जहां से लगभग 20% रेवेन्यू जनरेट होता था। मगर रिस्ट्रिक्शंस के बाद इन कंपनीज को एडवांस्ड चिप टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से चाइना फ्यूचर में बाकी दुनिया से
5 से 10 साल पीछे रह जाएगा। इसका एक वाज़ेह एग्जाम्पल हुआवे का किरण 90,000 प्रोसेसर है जो SMIC के 7 नैनोमीटर प्रोसेसर पर तैयार होता है, लेकिन ये एप्पल के 3nm A17 प्रो चिप के मुकाबले में काफ़ी कम एफिशिएंट है। अमेरिकन चिप रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ उन एडवांस्ड माइक्रोचिप्स पर है जो 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है। ये वही चिप्स हैं जिनका इस्तेमाल मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, रडार सिस्टम्स और दूसरे डिफेंस टूल्स में होता है। अमेरिका को लगता है कि अगर ये चिप्स चाइना के हाथ लगती रहीं तो उसकी मिलिट्री कैपेसिटी खतरनाक तौर पर ग्रो करेगी। इसी वजह से यूएस ने ना सिर्फ TSMC ही नहीं बल्कि दुनिया की हर मेजर चिप फाउंड्री पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। दूसरी तरफ चाइना ताइवान को अपना प्रोविंस मानता है और उसे दोबारा हासिल करना चाहता है। इसी वजह से चाइना अक्सर ताइवानी सी और एयर बाउंड्रीज को चैलेंज करता रहता है। लेकिन ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और खासकर अमेरिका के लिए एक सिलिकॉन शील्ड है। यही नहीं, ताइवान अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट अलाय भी है। चाइना अगर ताइवान पर कब्जा करता है तो इसका मतलब होगा TSMC जैसे क्रिटिकल सेमीकंडक्टर एसेट्स को अपने कंट्रोल में लेना। और आज के दौर में माइक्रोचिप्स दुनिया के लिए ऑयल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी है। इसी वजह से अमेरिका ताइवान को हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का नहीं बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का सवाल है। जिसके पास TSMC का कंट्रोल होगा, समझ लो उसी के हाथ में टेक्नोलॉजी का फ्यूचर होगा।